अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नया दौर के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं इसा राना और ताहिर मलिक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमरीकी कांग्रेस के हवाले से, जहां पे आज एक करारदाद पेश की गई है, नॉन बाइंडिंग करारदाद जो पेश की गई है, आखिर इसका मकसद क्या है। 7 के मुकाबले में 368 वोटों से ये जो करारदाद मंजूर की गई है, इसमें पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा जो इंतखाबी अमल है उस पर सवालिया निशान भी उठाया गया है और मज़ीद ये भी कहा गया है कि तहकीकात होनी चाहिए और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये नॉन बाइंडिंग जो करारदाद है आखिर ये क्या है और अमरीकी हुकूमत को आखिर इस पे अमल दरामद करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, अपने पैनल से पूछते हैं। इसा राना साहब, आज एक बहुत बड़ी करारदाद जो है वो अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई है और उसे मंजूर भी किया गया है। सबसे पहले आप इस करारदाद को किस तरह से देखते हैं? सेकेंडली, ये नॉन बाइंडिंग करारदाद क्या है? अच्छा देखें, ये जो 68 का फिगर है ना, इस फिगर को ये समझे कि जो 7 हैं वो लोग होंगे जो या तो शरीक नहीं हुए या जी समहाउ कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन अमेरिका ने तो बिल्कुल कैटेगोरिकली पाकिस्तान के इंतखाबात को वाड़ दिया है। ठीक, पाकिस्तान के इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी तो पहले भी नहीं थी, अब तो इस पे स्टैंप लगा दी। और खाली ये नहीं उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, उन्होंने कहा हम मुजम्मत करते हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की और इंतखाबी अमल में घपलों की मुजम्मत करते हैं। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी तरफ से बड़ा दबंग सा जवाब आएगा, दफ्तर खारजा का एक फुसफुसा सा या यूं करता हुआ सा एक बयान आ गया, ठीक है ना। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान उन्हें दबंग अंदाज में कहता कि भाई आप कौन होते हैं हमारे मुदाखलत करने वाले जी, या आप कौन होते हैं मुजम्मत करने वाले। हमने तो कभी अमरीकी इंतखाबात पे नहीं की। लेकिन मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, मलक का ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि रियासत तय कर चुकी है कि इमरान खान इज़ नो मोर। लेकिन मैं पहले दिन से मलिक को एक बात कह रहा हूँ कि मेरा तजुर्बा ये कहता है कि एक स्क्रिप्ट हम लिखते हैं, एक स्क्रिप्ट अल्लाह लिखता है जी, और होता वही है जो अल्लाह चाह रहा होता है। दुनिया के अंदर इस वक्त आप जब कोई भी मुल्क ये कहता है कि ये इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए, तो इनडायरेक्टली वो ये कहता है कि इमरान खान जीता हुआ है। आज अमेरिका के 368 अरकान ने दरअसल ये कहा है कि ये इंतखाबात इमरान खान जीत गया था और ये इन इंतखाबात को चोरी किया गया है। अब आप इस बात को इस तरह ना लेके ये खाली अमेरिका ने कहा है। ये जो चीन का भी पहले वजीर आजम वहां गए, ठीक है, वो दौरा डेड फ्लॉप साबित हुआ। उसमें से आप एक तील ही नहीं लेके आए उनसे। आखिर में हमने कहा हम तो टेक्नोलॉजी जो है ना लेने गए थे, हम इतना इनकलाब आ गया सारी टेक्नोलॉजी, कैसे चीन टेक्नोलॉजी लेने चले गए, ठीक है ना, वो ट्रकों में लेके आनी थी, वो डेड फ्लॉप हो गया। सऊदी अरब से हमारे मामलात नहीं बन सके, उनका प्रिंस आना चाह रहे थे, फिर उन्होंने इनकार कर दिया। यूएई, कतर, शतर, ये सब जगह ऐसे ही है। सब वो ये कह रहे हैं कि अपने पाकिस्तान में आप सियासी इस्तेकाम लाएं, और सियासी इस्तेकाम का कहीं मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इमरान खान को मनाएं। सियासी इस्तेकाम का मतलब ये है कि जो इंतखाबात हुए थे वो उन जिन्होंने जीते हैं उन्हें मिलने चाहिए, ताकि वो लोग आके अब मामलात को देखें। और आखिरी बात जो है वो ये है, अब भी वक्त है, आप वो जो अडयाला जेल में एक बंदा बैठा हुआ है ना, उसके पास चले जाएं, उससे जाके बैठ जाएं। वो मुहिब्बे वतन है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत करता है। उसके पास जाके बैठ जाएं, उसके जो थू मारा मट्टी पाओ ते आगे वधो और आगे बढ़ जाएं। नहीं तो अब आप ये समझ लें कि ये मुमकिन नहीं है। मतलब जो मर्जी कहता रहे कि रियासत ने यूं भाई, ये एक दुनिया है, ग्लोबल विलेज में रहते हैं हम, और अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इतनी तेज़ है कि वो दौड़ गए जब कई घंटों बाद चीज़ें पहुंचती थी, अब तो सेकंड में चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये आज अमेरिका ने स्टैंप लगा दी। चीनी वफद जो है, आई एम सॉरी चूँकि आपने मुझसे आगाज़ किया तो मैं कहा ज़रा मैं एक अच्छा तमहीद बांध दूँ। चीनी वफद जो यहाँ आया था वो जाते हुए ये कह के गया है कि आप सियासी इस्तेकाम लेके आए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और सियासी इस्तेकाम तभी होगा जब आप अडयाला के अंदर बंद वो जो कैद दरवेश है उसके पास जाएं, उससे जाके सुलह कर लें, सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। मलिक साहब, सरप्राइज़ नहीं हो रहे कि आज अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पेश की जाती है और उसके बाद हमारे ही जमहूरी निज़ाम के ऊपर कई सवालिया निशान जो हैं वो उठा दिए जाते हैं?
आप इस करारदाद के हवाले से क्या कहेंगे, और ये जो करारदाद है क्या ये आपको लगता है कि अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत दे रही है? देखिए, अगर तो दुनिया जिस तरह रहने की अप्रोच है कि एक दुनिया बड़ी मासूम सी जगह है, यहाँ अखलाक है, यहाँ तारीख़ सच चलता है और बड़ी एक नज़रियाती हम इंसान है, तो फिर तो मैं आप दोनों की बातों से एग्री करूँगा। मैं थोड़ी सी रियलिटी की तरफ आता हूँ। ये 0 जमा 0 है। पूछे किस तरह? आप जब नॉन बाइंडिंग कहते हैं ना, तो उसकी लीगल में थोड़ी सी डेफिनेशन, नॉन बाइंडिंग करारदाद का मतलब है कि ये हमारी राय है। जिस तरह हम 3 बंदे हैं, जिस तरह हम कहें कि यार ये बंदे को वो बंदा मारा, ये गलत कार्य है, और हमने ये तीनों ने ये नहीं कहा कि हम उठ के उसको रोकें, हम पुलिस के पास जा रहे हैं। इसके पास 3 तरीके होते हैं। यहाँ तो जो अमेरिकन पार्लियामान, जो इसको हम कांग्रेस और उनकी सेनेट कहते हैं ना, उनके रूल्स बना देते हैं। जब वो जो उन्होंने करना होता है, इसको पंजाबी ज़ुबान में रंगबाजी भी कहते हैं इसको। मसलन मुझे याद आ गया, प्रेसिडेंट अमेंडमेंट एक हुई थी उस ज़माने में पाकिस्तान को ना, अमेरिका जो एड्स देता ना, अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट जो है ना, उसने एक करारदाद इस तरह बनाई और एक लॉ बना दिया, प्रेसिडेंट अमेंडमेंट उसको बोलते। वो क्या थी कि अगर पाकिस्तान को कोई भी पैसे मिलेंगे तो अमेरिका का प्रेसिडेंट हमें एक सर्टिफिकेट देगा कि पास एटम बम नहीं है जी। तो उसने फंसा दिया अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि काका पहले पता कर, ये बम तो नहीं बना रहे, फिर हमारा पैसा जाएगा। मतलब वो ये नहीं हम पे हुकूमत कर सकते, वो अपनी हुकूमत से कह रहे हैं। अब उन्होंने ये जो नॉन बाइंडिंग का मतलब है, इसका मतलब है कि ये बात उसकी ठीक है, बहुत बड़ी सीरीज है, बल्कि सारे ही कह लें, सारे उसने क्या कि अगर बेज़ाब्तगी हुई है, तो इस पर गैर जानबदाराना तहकीक कर लें। तो ये पंजाबी जी कहते हैं गोंगलू से मिट्टी चाटना। मैं आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो आप अमरीका ये बुलडोज कर दिया जराने ने, अमरीका थल्ले लग गया, ये हो गया, ये हमारा पाकिस्तानी स्टाइल है। मैं सिर्फ यूनाइटेड नेशन की स्टडी कर रहा था, ये नॉन बाइंडिंग के चक्कर में थोड़ी सी हमें जी अंग्रेजी आती है, मैं जरा समझिया जाए, तो मैं सर पकड़ लिया कि 1947 से लेके 1957 तक 117 करारदादें मंजूर की हैं यूनाइटेड नेशन ने। 17 करारदादें 10 साल में, और 57 के बाद पुरसकून 75 साल हो गए हैं। वही कश्मीर, वही पाकिस्तान, वही यूएन। तो ये रियलिटी है, ताकत की दुनिया है, ताकतवर की। उन्होंने अगर उनका कुछ मतलब होता ना, तो मैं फिर उड़ता रहता। वो कहते कि जनाब चलो उसको आप छोड़ दे, बात लंबी हो जाएगी। बार मेरा ख्याल है ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है। आपने दौरा चीन का जिक्र किया, आज मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि ये फ्लॉप दौरा रहा है, इससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं पाकिस्तान को। ये मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट थी। मलिक साहब कह रहे हैं कि इस तरह की कई करारदादें आती रही हैं, पेश होती रही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें कहीं नज़र नहीं आया। राना साहब, आज आपके सारे जमहूरी अमल के ऊपर सवालिया निशान उठाया गया है, और उठाया भी अमरीकी कांग्रेस में गया है, तो आप इसका इम्पैक्ट किस तरह से देख रहे हैं? देखें, मलिक साहब जो बात कह रहे हैं ना कि नॉन बाइंडिंग है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे क्या कहते हैं, कोई बंदा किसी को गालियां दे तो वो कहे कि यार इन्हें केड़ा मैंने सचमुच चपेड़ा मारती ने, गालें कढ़ियां ने। exactly. जब नॉन बाइंडिंग होगा, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम मुजम्मत करते हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की, जमहूरी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करते हैं, इट्स अ वेरी सीरियस, ये बहुत संजीदा सी बात है। आप बात को समझें, बात कहाँ जा रही है, क्या हो क्या रहा है। पाकिस्तान जब भी चीन के ज़्यादा करीब होगा ना, आपको इस तरह के मामला सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। आपके ऊपर वो प्रेसलर तरमीम तो निकल गई, अब उनके पास FATF है, ठीक है, उनके पास IMF है। IMF भी अब जब वो देता है तो वो बहुत सारी चीज़ें कहता है, आप ये तो नहीं करते, आप यूं तो नहीं करते, आप यूं तो नहीं करते, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं होती, आपके फला यूं तो नहीं होता। ये FIR है पाकिस्तान के खिलाफ, और क्या है जी, जिसमें पूरी कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस पूरी कह रही है। वो आपके पास खबर है, जरा पढ़े ना, जरा सुनाए मुझे क्या कहा है उन्होंने। इसमें कहा है कि अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए, धमकाने के लिए, हरासा करने और कैद में रखने की भी उसमें मजम्मत की गई है। मजीद उनका ये भी कहना है कि इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात की फराहमी में तातुल और इंसानी और सिविल और सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी काबिल मुजम्मत है। यानी अमेरिका की कांग्रेस, जो अमेरिका का चेहरा है, वो कह रहे हैं हम मुजम्मत कर रहे हैं ये सब चीज़ों की, होर की चाहिए। अगर अभी भी हमके नॉन बाइंडिंग है, और पाई उन्होंने सानू सारा हमें आईना दिखा दिया ऐसे करके कि ये तुम्हारी असल शक्ल है, ये है तुम लोग। हम कह नहीं जी नॉन बाइंडिंग है, कि फिर की है नॉन बाइंडिंग की हूं आगे इट्टा मारन सानू, इससे बड़ी क्या। हमारे किसी भी के शख्स के लिए ये जरूरी नहीं कि उसे को चपेड़ ही पड़े तो तकलीफ हो।
ये जो लफ्ज हैं जो उन्होंने हमारे कहा कि जी हमारे मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है जी। इससे बड़ी और कोई हमारे लिए शर्मिंदगी की बात हो सकती है क्या? हमें अमेरिका ये कह रहा है, और अमेरिका की कांग्रेस अगर स्प्लिट होती ना तो हम कहते कि नहीं 7 वो लोग हैं जिन्हें अभी आप तहकीक करेंगे। मलक तो चूंकि तहकीकात करता है, ये इसने फिजिक्स केमिस्ट्री में मैट्रिक में बड़ी मेहनत की थी, ठीक है ना, तो ये जरा 7 बंदे देख ले कि ये अवेलेबल भी थे या नहीं थे, या क्या कहते हैं ये वहां पे आए भी बीमार तो नहीं थे, ठीक है ना, ये भी चेक कर लें। इसका मतलब है कि 100% काबीना ने, अमेरिकन काबीना कांग्रेस ने पाकिस्तान के निजाम को एक्सपोज नहीं कर दिया, उन्होंने इसको जबर पे मबनी निजाम करार दे दिया है, ठीक है ना। तो ये इस बात को खार बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग में ना लें जी। अमेरिका ने तो अपना कह दिया। और दूसरी चीज ये सुन लें कि अमेरिका जो मैं बात बीच में रह गई वो ये थी कि जैसे जैसे आप चीन के पास जाएंगे ना आपके गिर्द घेरा तंग होता जाएगा, ठीक है ना। हम एक ऐसी खूबसूरत दोशीज़ा हैं जो 2 चौधरियों से फ्लर्ट करती है। हम चीन से भी कहते हैं तेरे बिना जिया जाए ना, ठीक है, और अमेरिका से भी कहते हैं कि मैं तेरी मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ और तेरे से पता नहीं क्या जीने मरने की कस्में खाई हैं। जब हम उधर उस चौधरी की तरफ जाते हैं वो कहता है मैं तेजाब छोड़ देंगे, उस तरफ जाते हैं तो कहते हैं कि तेरे अब्बे दे कार दी रजिस्ट्री मेरे को पे ही है। तो हमें एक लाइन लेनी पड़ेगी। और दूसरी बड़ी सबसे आखिरी बात ये, अगर मर्द 4 शादियां कर सकते तो हम 2 बॉयफ्रेंड नहीं रख सकते। ये आखिर में बात होगी, इस बात की शायद इजाजत नहीं देती। मजहब के वाले से ये तुम्हारा पॉइंट है ना, इस पे आखिर में बात होगी, डाल रहे हैं तो कुछ ये भी तो, लेकिन आखिरी चीज ये है कि आखिर कब तक दुनिया से हम ये बातें सुनेंगे। यूरोपीय यूनियन यही कह रही है, ठीक है, सारी दुनिया कह रही है कि यार हमने इंतखाबात चोरी करा दिए, सारी दुनिया कह रही है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, सारी दुनिया कह रही है कि जनाब अली यहाँ हमें जमहूरी आज़ादी पाकिस्तानियों को नहीं है। तो यार हमें सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्या हमको रवांडा बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? अच्छा वैसे राना साहब अभी ये इंडिया में भी इलेक्शन हुए हैं जनाब, जो एक मिनट या जो दुनिया ने गजा में देख लिया और उसके बाद तुम्हारी बात में मेरा दिलचस्पी कोई नहीं है। अगर तुम्हारा ख्याल है ये दुनिया है, तुम्हारा ख्याल है ये जमहूरियत परस्त है, तुम्हारा ख्याल है ये सूल परस्त दुनिया है, तो जो गजा में हो गया छोड़ दो सारा, पाकिस्तान इलेक्शन इमरान हाँ ये वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। मैं एज ए पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग समझता हूँ कि जो गजा में हुआ है उसके बाद मेरा दुनिया से एतबार ही खत्म हो गया। कि दुनिया है ही ताकत की, जो गजा में यार 3-3 साल के बच्चे बमों पे बेचारे मरे हैं, तो किसने क्या रिएक्शन दिखाया? जमहूरियत बड़ी बात कर रहे हो ना, अमेरिका की जमहूरियत, तो अमेरिका की जमहूरियत में जो सबसे बड़े इस्तकबाल हुए हैं उसमें नंबर 1 आता है जनरल यू, 2 करोड़ वोट ले गया था उमदा से। जनरल मुशर्रफ सॉरी जनरल ज़िया पे मैं आता हूँ, जनरल ज़िया को जो पता नहीं मैं उसको मुझे लफ्ज़ भूल गया रेगन के जो उसने उसके लिए इस्तेमाल किए, और साथ उसने फ्रीडम फाइटर बिठाए जिनको बाद में सारा को टेररिस्ट करार दिया। आगे चलते हैं, जनरल मुशर्रफ के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुना। तो सदर बुश का ना इंतखाब हो रहा था वहाँ पे सन 2000 में, तो ये है जमहूरियत परस्ती दुनिया की। तो ही वॉज आज समवन आज उससे वहाँ पे एक डिबेट होती है, तो जनरल जो एज ए कैंडिडेट बुश से पूछा जो प्रेसिडेंट बना कि पाकिस्तान का जो हुक्मरान कौन है, पाकिस्तान का हुक्मरान कौन है, तो बुश ने बड़ा सोच के ना कहा कि प्राइम मिनिस्टर फलां फलूं। उसने कहा सॉरी मुझे प्राइम मिनिस्टर करना। उसको ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान में फौजी हुकूमत है। ये मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ 2000 में। अगले साल जब सितंबर 11 हो गया, अगले साल जो दुनिया भर के यूनाइटेड नेशन में लोग इकट्ठे होते हैं, हु वाज हैविंग ब्रेकफास्ट विद बुश? इट वाज मुशर्रफ। 1 साल पहले पूरे अमेरिका में एक लतीफ़ा बन गया कि यार हमने वो प्रेसिडेंट लाना है जिसको दुनिया का पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में वो लड़ाई करता रहा। सॉरी मैं सदर का नाम या प्राइम मिनिस्टर का नाम भूल रहा हूँ। तो दुनिया ने हंसी होगी कि इसको ये भी नहीं पता वहाँ मिलिट्री रिजीम है। जब उनको पता लगा इंटरेस्ट बदल गया है, कोल्ड वार हो गई है, तो द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू बुश वाज मुशर्रफ। ये है जमहूरियत दुनिया। जनाब मैं आपसे एक सवाल, मासूमाना सवाल पूछना चाहूँगी जनाब, सॉरी मैं इंटरप्शन के लिए माफ़ी भी चाहती हूँ। जब हम बात कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल चेंजिंग्स हो गई हैं, आपने खुद कहा कि जब हम चीन के करीब जा रहे हैं तो हमारे गिर्द घेरा तंग हो रहा है। तो राना साहब बाकी अगर हम अपने पड़ोस पर नज़र डालकर देखें तो जनाब लोग तो अपने मफादात को मद्देनज़र रख के फैसले कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा मैं इस आपके माजरत इसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं मलिक की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। शुक्र है कि वो 10 माह की मेरी ट्रेनिंग के बाद मलिक ने इस बात को तस्लीम किया कि ताकत से हट के इखलाक भी कोई चीज़ होती है।
आज उसने इखलाकी स्टैंडिंग ले ली, जो मैं कई महीनों से ले रहा था ना, आज वो वहां जाके खड़ा हो गया। ठीक है, आज इसकी ताकत की और फला की सब फूंक निकल गई, आज इखलाक के पहाड़ के पीछे छुप गया है। ठीक है, मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो गजा की बात इसने की ना, इसमें दुनिया शुनिया छोड़ दें। अगर आज मुस्लिम उम्मा खड़ी होती ना अपने पैरों पे, तो मैं देखता अमेरिका और इस्राइल कैसे क्या नाम है गजा में ये सब कुछ करते हैं। तो आप अमेरिका को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते, आप जिम्मेदार उनको करार दे सकते हैं जिनके खैमों के अंदर रात को जनाब चिलमने जलती हैं और जिनके खैमों के अंदर जिंदगी रात को जो है वो कह मार रही होती है, और उसी वक्त गजा के अंदर बच्चे मर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो मैं अमेरिका को जिम्मेदार करार नहीं दे रहा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये बात पाक अमेरिकन रिलेशंस की कर रहे हैं ना, तो फिर इन्हें ये बात समझनी चाहिए इस बात को कि अमेरिका को इस रीजन के अंदर अपने मुफादात की वो चाहिए होती है, चाहे वो कोई जनरल हो या कोई वो सिविल वजीर आजम हो। ठीक है ना, उसको अपने मुफादात की निगरानी यहाँ चाहिए। दैट व्हाट आई एम सेइंग कि चीन के पास जाने के बाद हमारे साथ अमेरिका के मामला बिगड़ते हैं हमेशा के लिए। ठीक है ना, और वो इसका इजहार कर देते हैं। अच्छा, लेकिन सब एक जुमले के बाद आप एक जुमला सिर्फ वो ये है कि हम इस बात पे तो बहस करते हैं कि जी उनकी जमहूरी हक है या नहीं है, अमेरिका यूं था, अमेरिका फला था। हम ये क्यों नहीं कहते कि यार हमने वाकई ऐसा किया है? हम ये क्यों नहीं मानते कि यहाँ पे अब वो आलिया क्या नाम है उसका, सनम जावेद, आलिया हमजा, डॉक्टर साहिबा, ठीक है ना, वो बेचारी गर्मियों के अंदर उन्हें किया जाता है। यहाँ अभी आप बाहर निकल के कोई दो लड़के पीटीआई का नारा लगाएं, अभी गिरफ्तार हो जाएंगे। नहीं, इसमें मैं जवाब दे, सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करते हैं आप गिरफ्तार हैं। राना ये जरा गौर करो, हमसे मुराद हुकूमत, मैं हम की डेफिनेशन कर लगा, हमसे मुराद हुकूमत वजीर आजम शहबाज शरीफ, पॉलिटिकल पार्टी का नाम मुस्लिम लीग नून, उसका एक रहनुमा नून, उनका MNA, उनका स्पोक्समैन हनीफ अब्बासी साहब क्या फरमाते हैं, जिसको ये इखलाक की फतह करार दे रहा है, जमहूरियत की फतह करार दे रहा है। पहले तो सबसे पुरानी FIR 1000 साल पुरानी, ये मुसल्लह फौज के राव प्रोपेगेंडा है। ठीक है, ये यहूदी साजिश है, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, मैं अपनी पल्ले कुछ नहीं पा रहा जी। अच्छा, उसने कहा लाखों डॉलर खर्च के लॉबी की जा रही है अमेरिका में, बल्कि मैं वो अच्छा नहीं लगता, वो खान के कजन का नाम तक बताया गया फलां। इन्होंने पहले भी कहा बकायदा वहाँ पे एग्जैक्टली, मैं अपने तौर पे उसने कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट मैच में वो वहाँ पे जहाज लेके आए थे। तो ये है, ये हमसे मुराद, हमें ये कह रहे हैं ना कि हमें सीखना चाहिए। तो अगर ये कोई बच्चा नहीं है हनीफ अब्बासी, ये कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, तो उन्होंने तरीके से ना जो अपने जो उन्होंने पोजीशन लेनी है, उन्होंने चुप करके तैयार लगा दी है कि ये तो पाक फौज की प्रोपेगेंडा, ये है। आप अच्छा, मुझे अच्छा नहीं, एक बात देखिए, इससे एक बात साबित हुई कि इमरान खान जो जेल में बंद है वो इतना बासर है कि अगर वो चाहे तो अमेरिका की कांग्रेस के 368 अरकान उसकी मर्जी के मुताबिक करारदाद पास कर सकते हैं, चाहे तो हमारा मैच भी खराब हो सकता है, चाहे तो वो जेल में बैठा हुआ मैच भी हरवा सकता है, वो चाहे तो वहां जहाज भी चलवा सकता है, वो चाहे तो अमेरिकी कांग्रेस के अरकान जो हैं वो उसकी मर्जी की बोली में बोलने लगे। ये वो ही चाह रहे हैं। अगर उसके सारे चाहने के ऊपर ही ये हो रहा है ना, और ऐसी हुकूमतों का क्या फायदा है जो सुबह उठ के लोग बदुआ दे और सोते हुए लोग बदुआ दे। हुकूमत तो 1000 साल अंग्रेजों ने भी कर ली थी। हुकूमत हिस्ट्री जो है ना, उन्हें कभी हुक्मरान नहीं लिखेगी, उन्हें हमेशा क्या नाम है घुस बैठी है, उन्हें गासिब लिखेगी। हुकूमतों को छोड़ दो तुम, हुकूमतें कौन सी हुकूमतें होती है? हुकूमतें माजी के अंदर भी बड़े डिक्टेटर आए हैं। इमरान की पावर बता रहा हूं, इतनी पावर है कि अपनी हुकूमत नहीं बचा सकता। पहले इल्जाम अमेरिका पे कोई नहीं, हीरोज के साथ। और बात ये, वो इतना ताकतवर है, तुम खुद मान रहे हो कि वो बैठ के 368 कांग्रेसमैन को अपनी मर्जी की बोली बुलवा सकता है। इससे बड़ी ताकत और क्या होगी? ठीक है, तुसी चीन जाके टेक्नोलॉजी लैंड बढ़ जाते हो। पहले तुसी कहते हो पैसे लेने चले हैं, जब वो पैसे नहीं देते तो आप कहते हैं तो टेक्नोलॉजी लेने की बात करो ना। मेरी ये मेकअप उतर जाए ना तो मेरी शक्ल ना थोड़ी सी जापानियों जैसी है। ठीक है, वैसे फीना शीना ना। तो मैं इनकलाब अखबार का एडिटर था, तो मैं अपने कुलीग के घर गया, तो उसकी अम्मी बूढ़ी सी टिपिकल जो माएँ होती हैं,
तो उन्होंने कहा कि मुझे देख के ना नजर भी थोड़ी सी कमजोर, उन्होंने कहा जे पानी कितों आए हैं तो मैंने कहा अम्मी जी मैं इत्थे ना कि ना कंप्यूटर की तालीम सीखन लैन आए हैं, ठीक है ना। तो कहती जापान तो है, मैं कहा जी इत्थे बहुत तालीम वध गई कंप्यूटर की, हम टेक्नोलॉजी लेने चले गए उधर। भाई हमारा उससे ताल्लुक क्या है भाई? एग्जैक्टली, लोगों को तो पहले ठीक कर ले, सोसाइटी तो ठीक कर ले, अपनी बजट तो दे दे पहले, रोड तो सीधे करा लो, तुम टेक्नोलॉजी लेने चले गए। अच्छा जी, मेरा मासूमाना सवाल है मलिक साहब आपसे। मलिक साहब, ये अमेरिका का प्रेशर हमेशा से रहा और हमने बहुत से ऑपरेशंस भी देखे जो किए गए, ठीक है। आज हुकूमत किस तरफ स्टैंड करेगी? आज तो अमेरिकी कांग्रेस ने चीहे मार मार के बता दिया, आपके ये जो सारी चीजें पढ़कर अभी हमने स्क्रीन पे बता दी हैं। मासूमाना सवाल मतलब मैं अब किस तरह खुल के बताऊं कि तुम समझती हो कि हम वाकई उस इखलाक में रहते हैं जहां हम अपनी रेपुटेशन के लिए बात करते हैं? बोल रहे हैं, बोलो ना, खुल के बोलो ना, बात करो ना। नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है, खान इतना पॉपुलर आदमी है, और यार जिस बंदे की आज तक FIR नहीं हो सकी, वो कह कह के थक गया बेचारा कि मुझ पे फायरिंग हुई है, मुझ पे फायरिंग हुई है। कौन कह रहा है? ये भी सुन लो, बड़ा ताकतवर है। पंजाब में हुकूमत किसकी? इमरान खान की। 98वीं तरमीम, पंजाब पुलिस का मालिक वो। KPK में हुकूमत इमरान खान की, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत इमरान खान की, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत इमरान खान की। वो जाता है वजीराबाद से गुजरता है, उस पर गोलियों के हमले होते हैं। वजीर आला जिसको 1 मिनट में बदल दे पंजाब को, वहाँ पे एक ASA को कहता है यार जरा 2 लाइना तो उर्दू लिख के मेरा नाम इमरान खान है, मुझ पे गोलियां चली हैं, तो वो कहता नहीं भाई तेरी FIR नहीं, 2 साल हो गए FIR ना करे। सिस्टम की सारी रियलिटी साहब वाकिफ है। एक मिनट है, 2 साल मैं चाह रहा हूँ कि आपने तो मासूमाना सवाल किया था ना, मैं एक इंतहाई मजलूमाना सवाल जी प्लीज जरूर ये और तरफ लाना मलिक साहब मैं चाह रहा हूँ, एक मिनट, मुझे मजलूमाना सवाल है, क्यों नहीं हुई FIR दर्ज? जरा मैं सिर्फ समझने के लिए, का टाइम हो गया, ये नहीं बताना, नहीं बताना, इससे आप अंदाजा कर लें कि ताकत है, कितनी ताकत हो सकती है। ब्रेक पे जाने से पहले क्विक सा ये बता दीजिए, ये डार्लिंग हुकूमत है हमारी, ये डार्लिंग अभी अमेरिका की तरफ से जो लव लेटर अभी हमारे लिए आया है, इस पे क्या रिएक्ट करेगी? अभी ये एक लेटर है, मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ, इसके बाद नई किस्त आनी है और उसमें शख्सियात के नाम लिए जाएंगे कि ये जिम्मेदार थे अमेरिका की जानिब से। ये मत समझे कि ये खाली करारदाद है। मैं आपको थोड़ी सी खबर ब्रेक कर रहा हूँ कि आने वाले अगले दिनों में लोगों के नाम आएंगे कि जी इन लोगों ने ऐसे ऐसे किया। दिस इज FIR बस। ठीक हो गया जी, यहाँ लेते हैं मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं हुकूमत की नई तब्दीली के हवाले से। वो तब्दीली ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की दावत दे दी और कहा कि बानी तहरीक इंसाफ से मिलना चाहता हूँ, बल्कि ये भी चाहता हूँ कि जेल में जिन तकालीफ का सामना कर रहे हैं मेरे पास आए, मुझे बैठ कर बताएं आखिर उन तकालीफ क्या है। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि मैं खुद भी कैंसर का पेशेंट हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें इस वक्त किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब सवालात यहाँ पर कई ज़्यादा हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुज़ाकरात की दावत को कबूल करती है या नहीं करती है। दूसरी तरफ पर बैरिस्टर गौहर साहब का ये कहना है कि पहले बानी तहरीक इंसाफ को जेल से बाहर लाया जाए, फिर मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे। इसार राना साहब, मुज़ाकरात की दावत दे दी है और आज एक तरफ से अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट सामने आई। शहबाज शरीफ साहब आज इतने अच्छे क्यों हो गए जनाब? नहीं देखें, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, वो होते सियासतदान हैं और ये एक अच्छी बात है। मैं उसने जन से काम लेते हुए मैं शहबाज शरीफ साहब के आज की इस एफर्ट को मैं पॉजिटिवली लेता हूँ, ठीक है ना। उसकी रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं से तो आइस ब्रेक होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। अगर उन्होंने आज बड़ेपन का मुजाहरा किया है और जाके उन्होंने खुद हाथ मिलाए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जिस तकलीफ से गुजरा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ना गुजरें, हालांकि वो तकलीफ के प्रोसेस बहुत आगे चले गए। आज फवाद चौधरी साहब का मैं जो इंटरव्यू सुन रहा था उसमें जिस तरह उन्होंने बताया कि जिस तरह उन पे तशद्दुद हुआ, फिर उसकी वीडियोस बनाई गई, फिर वो भेजी गई कहीं, फिर उनके किसी अफसर ने उनके वो मोबाइल से खुद ही PTI के खिलाफ ट्वीट भी कर दी। तो अगर इस तरह के एक निज़ाम में, और फवाद चौधरी जैसे लेवल का आदमी जो मैं नहीं हूँ, मलक नहीं है, फवाद चौधरी है जिसके इस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत ताल्लुकात, ठीक है, ठीक है ना। और फिर ये कि ये प्रोफेसर डॉक्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब वजीर आजम बने थे तो मेरे ख्याल एक दिन पहले फवाद साहब के घर गए हुए थे, ठीक है। इस लेवल के ताल्लुकात वाले बंदे के साथ अगर इस तरह हो कि उन्हें सारी रात तशद्दुद हो और फिर वीडियोस बने तो फिर पीछे क्या रह जाता है? नफरत की इंतहा हो गई ना, ठीक है।
और इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फवाद साहब जब पुलिस आई तो वो उन्हें और भाई क्यों नहीं, अपनी जान बचानी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। और फिर एक बंदे के ऊपर, एक बाइज्जत आदमी के साथ इतना कुछ हो चुका हो तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को बचाए। और दूसरी बात ये है, ये बात तो कहीं मैं फवाद चौधरी साहब बीच में वैसे ही आ गए, लेकिन ये एक कहानी है। इस तरह की हजारों कहानियां तब सामने आएंगी जब तारीख के ऊपर से ये अंगूठा हट जाएगा उसके गिरेबान से, ठीक है ना। ऐसी ऐसी कहानियां आएंगी कि आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या हुआ। तो इन हालात में शहबाज शरीफ साहब का इतना मासूमाना साथ जो है कि जी आए, वो तो पहले आप ये सारी मुकाए ना, ये सारे मामलात को निपटाए ना। वो लोग जो अभी भी जेलों के अंदर हैं, वो लोग जो जिन्हें उठा लिया गया है, आप उन लोगों को लेके आए अगर आप वाकई अपने दावे में संजीदा हैं, ठीक है। मैंने अभी उसका नाम लिया, सनम जावेद आलिया, डॉक्टर साहिबा, ये सारे जो हैं ये सियासी लोग हैं ना, तो इन्हें सियासी तौर पर डील करना चाहिए ना। तो आप अगर वजीर आजम हैं और इतनी बाइख्तियार वजीर आजम है कि आप इमरान खान के साथ जो है मिलने को तैयार हो गए हैं, जो मलक कहना तक है, नहीं वो मैं ये कह रहा हूँ, अगर नहीं, मैंने कहा अगर, मैं समझ नहीं, मैंने कहा अगर, अब आगे से तुम मगर लगा देना तो वो अलग बात है, लेकिन ये कि अगर वो अपनी बात को इतने ही संजीदा है अपनी बात में, तो कल ही कर देना ऐलान कि इमरान खान के ऊपर जितने झूठे केसेस हैं खत्म हो गए, पीटीआई वालों के ऊपर खत्म हो गए, जो अदालतों में 9 मई के केस हैं वो अदालतों में जाएं और फैसले हो जाए, खत्म हो गई बात। अच्छा राना साहब, अभी आपने जिन वीडियोस का जिक्र किया है ना, तैयबा राजा जब बाहर आई थी तो उन्होंने भी कहा था कि उनके घर वालों को कुछ इस तरह की वीडियो सेंड की गई थी जो कि इस कदर नाजेबा वीडियोस थी कि जो वो बताते हुए भी काफ़ी रो रही थी। जनाब उन्होंने 76 साला निज़ाम का भी जिक्र किया है मलिक साहब, वो कहते हैं कि इस तारीख को ख़त्म करना है और बानी तहरीक इंसाफ को जेल से बाहर लाना है। बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं उससे पहले तो बात मुमकिन ही नहीं हो सकती है। तो क्या अब शहबाज शरीफ साहब इस मोड में आ चुके हुए हैं कि बानी तहरीक इंसाफ उनके मुकदमात को ख़त्म किया जाए और उन्हें बाकायदा सामने बिठाकर उनसे बात की जाए? फायदा ये नॉन बाइंडिंग एक तकरीर है जो हर वज़ीर आज़म ने की हुई है। ठीक, मतलब ये भी नॉन बाइंडिंग तकरीर है। नॉन बाइंडिंग है, ये बेनजीर ने भी ये की हुई है, इसकी मेरी उम्र मिलती है। ये नवाज शरीफ ने भी की है, ये शहबाज शरीफ ने भी की है, ये इमरान खान ने भी की है, ये अपना गिलानी ने भी की है। साथ नॉन बाइंडिंग होती है कि हमने मिलके चलना है, पासन हमारा है, 5 मिनट लगते हैं इनको लड़ते लड़ते। देखिए जो भी आप कहते हैं, इंग्लिश में एक लफ्ज़ है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। एग्जैक्टली। जब आपने किसी का ख्याल रखना हो, मोहब्बत करनी हो, दोस्ती करनी हो, तो आप रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें चुप कर जाते हैं या आप अमल से दिखाती हैं। ये इसमें कोई इतनी कोई इंटेलेक्चुअल में बात नहीं कर रहा। एक्शन ये मैं आज के आपके 2 पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं, राना सुनाला को मैं सुन रहा था, उसने कहा जी कि हमारी एक ही ख्वाहिश है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर इमरान खान जेल में रहे। ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये वो उसका मुशीर कोल है जो जिसने I-76 ईयर आपको बताया। नंबर 1 शेख रशीद भी कोई आमशम आदमी नहीं है, गेट 4 हो 5 हो 6 हो 7 सारे गेटों से वाकिफ है। वो फरमा रहा है कि कोई अक्लमंद आदमी किस तरह सोच सकता है कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए। ये उसका बयान। अब मैं खां के आप बयान पढ़ रहा था, उसको भी मैंने थोड़ा सा गौर किया। मैं खां का भी टेम्परेचर चेक कीजिए। खां ने आज जेल से एक पैगाम भेजा, उसमें उसने नया बम चलाया। वो है पुरानी बातें, मगर जब आप हम साफ़ी ना, हम तो शुक्र करते हैं ये किसी के मुंह से आ गई है, साड़ी जान बच जाएगी। अब खां साहब ने उसमें क्या लिखा है? खां साहब ने लिखा है कि तबाह बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, ये जो एक्शन कर रहे हो ना, ये कि तुमने अफगानिस्तान से कोई रिलेशन नहीं रखा, कोई सफारतकारी नहीं की, क्रिटिसिज्म बिलावल पे किया कि सारी दुनिया के दौरे किए, अफगानिस्तान नहीं किया। अब मैं आने लगा हूँ स्टोरी पे। स्टोरी वो ये कह रहा है कि देखो मेरी सारी तबाही और बर्बादी की अफगानिस्तान की क्या बताई उसने बताई कि मेरा नाम इमरान खान है, मैं वज़ीर आज़म था और मेरा एक जनरल था, जनरल फैज़ ISI का। मैंने कहा था ये नहीं बदला जाएगा क्योंकि उसकी इतनी सुपर पॉलिसी थी कि अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर होने लगी थी, हालात ख़राब होने लगे थे। उसकी इंटेलिजेंस से पाकिस्तान ने अपने आप को भी बचाया और अफगानिस्तान से बचाया। इसीलिए मैंने हुक्म दिया था कि ये बंदा नहीं बदलेगा, मगर वो बंदा बदल गया। और वो बंदा इसलिए बदल गया कि जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की अट्टी सट्टी हो गई थी और मेरी हुकूमत आ गई। ये आज का इमरान खान है। 2 मैंने आपको मिनिस्टर बता दिए हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा, मैं राणे की बात से 300% एग्री करता हूँ। ये ऑनेस्टली पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ये दिल से, तो अगर तो दिल से है तो फिर कोई एक्शन भी नजर आ जाए। ये अच्छा राना साहब, इस मुलाकात का जिक्र जुबैर साहब ने भी किया है एक TV इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने कहा कि किस तरह से ये मीटिंग हुई, किस तरह से ये प्लान तरतीब दिया गया, लेकिन उसके जवाब में पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं
उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो हल्फन बात करने के लिए तैयार हो गए थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई प्लान बना ही नहीं, लंदन प्लान। मैंने मलिक साहब की वो स्टेटमेंट पढ़ी है तो मैं काफी देर सोचता रहा कि ये बाजवा साहब की तरफ से है वजाहत के नवाज शरीफ की तरफ से है, ये दोनों की तरफ से है, क्योंकि मलिक साहब के हाथ दोनों तब पड़ते थे और जाती तरह लगा। हाँ वही कह रहा हूँ ना, दोनों तब हाथ पड़ते थे। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये बाजवा साहब की वजाहत दे रहे मलिक साहब या नवाज शरीफ साहब की वजाहत दे रहे, लेकिन उन्हें वजाहत देने की जरूरत क्यों पेश आई है? वो कहते हैं हम अदालत जाएंगे, तो अदालत खुली हुई है, मतलब कौन सी गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, जाए ना अदालत। अगर उन्होंने गलत बयानी की है तो जाके साबित कर दे। और दूसरी बात यह कि क्या हमें नहीं नजर आ रहा कि किस तरह इमरान खान के रिजीम चेंज करने के लिए नवाज शरीफ साहब और बाजवा साहब के दरमियान राब्ते थे? किस तरह नवाज शरीफ साहब ने वहां से कहा कि जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन पे वोट दो, ठीक है? किस तरह मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग जाके मिलते रहे? कोई ढकी छुपी बात है? पिंडी प्लान डिस्कस होता रहा, ठीक है ना, सारा कुछ क्लियर है। मरियम साहिबा कहती नहीं कि जी मैं इमरान खान से मुज़ाकरात क्यों करूं, मैं तो उनसे करूंगी जो फैसला कुन लोग हैं जो आज इमरान खान कह रहे हैं, इनका इंटरव्यू मौजूद है जो इमरान खान आज कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, मैं आपका जो सवाल था उसके जवाब में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर सियासतदान पाकिस्तान के लिए वाकई मुखलिस हैं तो ये एक दफा इकट्ठे हो जाए तो इस्टेब्लिशमेंट क्या सबको जेल में डाल देगी क्या? नहीं, मुमकिन नहीं है। ठीक है। और क्या जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो इमरान खान को लाने में एक वक्त लगा था ना, एकदम तो नहीं आ गया था इमरान खान। अब आप शाहिद अफरीदी पे जोर लगाए, लेकिन भाई उस लेवल पे कोई नहीं अभी कोई जा सकता, कोई और चीज हो सकती है। हाँ, कोई हालात करवट ले तो मेरे हरदिल अजीज मोहसिन नकवी साहब अचानक, क्योंकि वो ओवर स्पीड वजीर आला थे, वो किसी तरह लॉन्च हो जाए। लेकिन असल चीज ये कि सियासतदान तो एक दफा इकट्ठे हो। तुर्की के अंदर भी इसी तरह के माहौल था ना, लेकिन सियासतदानों ने क्या किया मलिक साहब कि उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लोगों को की जिंदगियों में आसानियां लेके आए। इतना ही कर्जा था, इससे ज्यादा कर्जा था। इसी तरह उनका जो तुर्की का वो है, वो पैसे रुपया कौन सा था, वो गिरा हुआ था। ठीक है, उन्होंने मिलके जोर लगाया, वो इकोनॉमी बेहतर हुई, खुद ब खुद ताकतवर पीछे हो गए कि उन्हें पता था हमारे लिए मेरा बड़ा जाती सा मसला बना हुआ है। शाहिद अफरीदी का जनाब ने जिक्र किया, यूनुस खान को तुम लिफ्ट क्यों नहीं कराते? उसने वर्ल्ड कप भी तो जीता होगा। नहीं, शाहिद अफरीदी साहब का देखें, नहीं, ये बड़ा सीरियस हुआ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखें, शाहिद अफरीदी की एक बात तो आप मानेंगे, सोशल मीडिया पे भी इसे माना जाता है कि जब पाकिस्तान के हालात बहुत खराब होते थे, 4 आउट हो जाते थे 40 पे, तो शाहिद अफरीदी आता था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अगली गेंद पे 5 आउट होते थे 40 पे। सबसे ज्यादा 0 पे आउट होने का रिकॉर्ड है। ये हमेशा अच्छे प्लेयर की निशानी होती है, वो गेंद जाए, टीम पे बोझ नहीं बनता, गेंद जाया नहीं करता। हाँ, टीम पे बोझ नहीं बनता। उस प्लेयर से तो अच्छी है ना जो गेंद जाया नहीं करता। वैसे बाय द वे मैं ऑनर मैं बता रहा हूँ, एक लाइटर उसमें मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं अफरीदी साहब को इमरान खान साहब के साथ रिप्लेस करने की। अच्छा, इमरान खान ने अपने पूरे कैरियर में वनडे, टेस्ट और फर्स्ट क्लास पूरे कैरियर में एक नो बॉल नहीं किया। इट इज हिस्ट्री। ठीक है, अमंग 3-4 बॉलर्स और भी हैं, हेडली है और 1-2 लोग और हैं, तो वो बंदा है जिसने पूरे कैरियर में नो बॉल एक नहीं किया। उसे इतना कैलकुलेट था अपने रनअप पे और चीज़ों पे। और मुझे अफरीदी से मोहब्बत है, जिस तरह उसने मुहिब वतनी में ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 कैमरों के अंदर गेंद को पंजाबी के अंदर चक वड़िया थी ना, ठीक है ना, तो मुझे है, तो करैक्टर्स वैसे बोल रहे होते हैं। मैं अफरीदी साहब की भी बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या इज्जत इसलिए करते हो? नहीं, वो तो फिर मैं गेंद की करता इज्जत, अगर ये बात होती है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट आते हैं। जनाब, टर्की का भी रेफरेंस दिया गया, मुझे वो रात बहुत अच्छी तरह से याद है कि जिस रात लोग सड़कों पे निकल आए थे, ये टर्की के हालात हैं। दूसरे सवाल कर ले कोई और सियासी, इतनी सियासी मैं वही उसी तरफ आ रही हूँ। राणा साहब कह रहे हैं कि अगर तमाम के प्रोग्राम जल्दी बंद हो जाते हैं। राणा साहब कह रहे हैं कि जनाब इकट्ठे हो जाए ना एक पेज के ऊपर, क्यों नहीं मुमकिन हो पा रहा? राणा ने जो बात की है ना इस शो में, मैं एक दफ़ा इसी मौजू पे हम बात कर चुके थे। इस तरह टर्की के एक पार्लियामान, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है इंटरव्यू करना, तो मैंने उनसे पूछा कि हमारे यहाँ एक बड़ी 75 साल से बहस जारी है, सियासतदान ठीक नहीं है, वो कहते नहीं एस्टैब्लिशमेंट नाम पे चढ़ती है, एस्टैब्लिशमेंट कहती है ये परफॉर्म नहीं करते। तो मैंने उनसे बिल्कुल एक ऑनेस्ट सवाल किया, मैंने कहा आप एक एक्सपीरियंस से गुजरे, जब यहाँ पे जनरल ज़िया की हुकूमत थी ना, वहाँ पे भी मिलिट्री मार्शल थी, क्योंकि आपकी छोटी है तो हमारी काफ़ी चीज़ें कॉमन है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसका क्या, आप लोगों ने किस तरह इस दलदल से निकले थे?
क्योंकि फौज भी तो मुल्क ही है ना, पाकिस्तान है, सियासतदान भी पाकिस्तान है, इमरान भी पाकिस्तान है, शहबाज भी, मेरे ख्याल में तो सारे एक ही है, मुझे तो कोई इसमें गलत नहीं लगता, सारे पाकिस्तानी। तो उसने बड़ी टेक्निकली चीज़ वजह से उसने कहा देखें हमारे सियासतदान ने एक फैसला किया कि हमने कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना, हमने ये बहस नहीं करने देनी कि फौज ठीक नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट ये कर दिया, हमने अवाम की दिल से मसाइल सुने, जो रानी ने बात की, मैं उसको तशरीह कर रहा हूँ, हमने मसाइल पे करना। यार जिस मुल्क में कराची में 1400 बंदे 3 दिन में गर्मी से मर जाए, वहाँ ये लड़ाई बनती है? नहीं, अलार्मिंग सिचुएशन, बहुत खतरनाक अलार्मिंग। और यार वर्ल्ड वार में मेरा 1400 बंदे बड़ी मुश्किल से मरे होंगे, हमारे यहाँ ये जिक्र ही नहीं। पिछले 3-4 साल पहले 700 बंदे एक दिन में मर गए। मैं हैरान हूँ, हमारे 1000 से ज़्यादा हाजी मारे चले गए, वो भी गर्मी से। तो हमारे तो दुश्मन सामने हैं, तो हम उन दुश्मनों को देख ही यार 1400 इंसान, चलो मान लिया पाकिस्तान 1400 इंसान 3 दिन में सिर्फ गर्मी से चले गए हैं, तो यार हमारे लिए अपनी लड़ाई नहीं खत्म हो रही। तो वो मैं उस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि हमने जो लोगों के मसाइल हैं हमने उसको हल करना है। जो सोसाइटी में बेहतरी आती गई, निज़ाम में बेहतरी आती गई, गवर्नेंस बेहतरी हुई, उन्होंने कहा वो एस्टेब्लिशमेंट खुद पीछे होती गई, क्योंकि उनको जवाब खत्म हो गया जब लोगों को। तो ये मेरे ख्याल में इसमें मेरा और रानी का कंसर्न। और ये कैसे आएगी? ये आई एम सॉरी, आप सवाल करने में मैं आपसे एक तो पाकिस्तान तो इन्हें एंकर की के वो सवाल करने लगे। आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है राना साहब, आप मेरे टीचर हैं, मैं बर्मल आई स्क्रीन पे कह रही हूँ कि आप मेरे उस्ताद हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के बारे में जानना चाह रही थी, वहाँ पे कोई तब्दीलियाँ नजर आ रही हैं आपको? आज ना फवाद चौधरी साहब ने, मलिक साहब जो अपना इंटरव्यू है ना उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और इस पे पहले तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि अदालतों को फवाद चौधरी के इंटरव्यू का नोटिस लेना चाहिए कि अगर उनकी, मगर ये सारा कुछ तो मेरा निगरान हुकूमत में हुआ है ना, वट तो अदालतें तो हमारी यही थी ना। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरा ख्याल है उनकी जमानत हुई है, तो और वो बाहर निकले और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, तो तोइने अदालत तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुई थी ना, या जहाँ जिस अदालत ने उन्हें दिया था। तो मैं समझता हूँ कि अदालतों पे इस पर नोटिस लेना चाहिए और बात करनी। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट फवाद चौधरी ने आज की है वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो ये है ना यार सेक्रेटरी तरात पीटीआई के, क्या नाम है उनका, हसन रऊफ साहब, उन्होंने कहा कि जब एफआईए ने नोटिस दिया इन्हें, तो इन्होंने सोशल मीडिया पे बच्चे इधर उधर लोग पकड़वा दिए। अब ये इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन है यार, इसके ऊपर तो उन्हें वजाहत देनी चाहिए कि ऐसा हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो एक बात क्लियर हो गई कि जो मौजूदा क़यादत है वो, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग में है, मैं किसी सब पे नहीं शक कर रहा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये बैनुल अक़वामी प्रेशर बढ़ेगा या अंदर से सुलह की बातें होंगी, तो मेरी बात याद रखिएगा कि पीटीआई की वो लीडरशिप जो समहाउ प्रेशर्स की वजह से, तशद्दुद की वजह से इधर उधर हुई थी, उसकी वापसी होगी। और अगर उनकी वापसी हो गई तो फिर पुरानी पीटीआई अपनी जगह खड़ी होगी जो बहुत दबंग पीटीआई थी। मलिक साहब, कितना इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि दबंग पीटीआई नई फॉर्म में सामने आएगी, और ये जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं कि अपने ही लोगों को खुद पकड़वा देना, पीछे करवा देना, ये उनका इल्जाम है। हाँ, हमारा इल्जाम है, हम इस चीज़ को ऑन नहीं कर रहे। एग्जैक्टली अपना फायदा सारी चीज़ें, हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसकी भी कोई स्पाइन नहीं है। मतलब मैं कोई खान पे तनकीद नहीं कर रहा, सब पे कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है इस तरह ही है। ये इमरान जनरल स्टोर है, एक जरदारी जनरल स्टोर है, एक नवाज जनरल स्टोर है, ये अफराद हैं। तो अपने साथ ये इनका एक अरोमा होता है, और वो कुछ लोकल इस्टेब्लिशमेंट होती है, कुछ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो मेरे ख्याल में जो असल बात है ना, मैं जो बार बार कहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं, जब तक हम पॉलिटिकली, हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्टी में पॉलिटिक्स नहीं आएगी, अंदर जमहूरियत नहीं आएगी, सिस्टम नहीं आएगा। आप देखो 27 बंदे आज खड़े हो गए अफरीदी की क्यादत में, वो कह रहे हैं जी मरवत हो गया, अफरीदी हो गया, ये मैं पीटीआई की बात करें, वो खिलाफ हो गए गोबर के। तो इसी तरह आज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप PMLN में थोड़ी सी सांस दे के देखें। मैं इसलिए इधर चला गया कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये बीमारी आ जाएगा, तो आप हैरान रह जाएंगे, 17 ग्रुप आपको नूर में नजर आ जाएंगे।
आप पीपल्स पार्टी में भी चले जाएं। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपने पाकिस्तान की सही खिदमत करनी है ना सियासत, मैं अपना एक बड़ा हम्बल सा मेरा मैसेज है सियासतदानों को, पॉलिटिकल, अगर आपने वाकई पाकिस्तान की खिदमत करनी है, इसको डेमोक्रेटिक बनाना है, तो अपनी पॉलिटिकल तंजीम सारी पॉलिटिकली करें, अपनी पार्टी को पॉलिटिकली मैच्योर करें, फिर आप बड़े अच्छे परफॉर्म करेंगे। इस तरह नहीं आप इस रियासत से नहीं लड़ सकते, सीधी बात। चलें देखते हैं जी, वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश तो कर दी है, लेकिन ये पेशकश जो है इसको अमलनामा कब और कैसे बनाया जाएगा, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं फैसल वाडा साहब की। अचानक एकदम से मौक़िफ़ में तब्दीली आ जाती है, गैर मशरूत माफ़ी भी मांग लेते हैं और ये भी कहते हैं कि मेरा मकसद जो है वो तौहीन अदालत कतन नहीं था, मैंने जो तनकीद की थी वो इस्लाह के लिए की थी, और आज उन्होंने बाकायदा माफ़ी भी मांगी है। इससे पहले MQM की तरफ से मुस्तफ़ा कमाल साहब भी इस पर माफ़ी मांग चुके हुए हैं। आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों की गई थी और आज एकदम से ये जो मौक़िफ़ तब्दील हुआ है? ताहिर मलिक साहब, आपके पीरो मुर्शिद जो हैं उनके आज मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। पहले तो वो कह रहे थे मैंने माफ़ी नहीं मांगनी, और आज उन्होंने माफ़ी मांग ली है। पीरो मुर्शिद ने मैसेज दे दिया कि हम मदली ऐसे लड़ना नहीं चाह रहे, हम अपना आइन और कानून, बातें बड़ी बहुत गहरी की उन्होंने, वो सारी बताएं। नहीं, मैं वही बताने लगा ना, ये भी मैसेज है कि पासन देखिए हमारी अदालतें भी आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं। हमारे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं हर काम आइन और कानून के मुताबिक होना है। आज वाडा साहब ने भी यही कह दिया। उन्होंने कहा मैंने तो इस्लाह के लिए बात की है, तो मैंने तो ये बात ही नहीं की। मगर उससे भी बड़ा जो उन्होंने असल मसला बताया, उन्होंने ये बताया कि जब मुझ पर ये तौहीन अदालत लगी है तो मैं उलमा कराम के पास गया था। उन्होंने मतलब जो एक दीन की जो रूह है वो समझने की कोशिश की। तो उनका कहना है कि मुझे यही समझाया गया, बताया गया कि एक मोमिन, एक मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ का साथ दे। तो उन्होंने ये एक तरीके से बताया कि जो मेरी पोजीशन थी वो मैं प्रो इंसाफ हूँ, मैंने सच का साथ दिया इसीलिए, और मैंने पाकिस्तान में सियासत भी करनी है, क्योंकि तौहीन अदालत का मतलब आप एक दफ़ा समझ लें, आपको एक दफ़ा सज़ा होगी ना, तौहीन अदालत ये भी हो सकती है जिस तरह गिलानी साहब को हुई थी कि आप 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए, सज़ा हो गई तो सज़ा ही है। अच्छा, वो 1 मिनट से नहीं, उसका नुकसान क्या हुआ? आप MNA न रहे, जो ही आप सज़ा हो गई 62-63 लग गया आप MNA नहीं, आप MNA नहीं, आप वज़ीर आज़म मिल गए, तो घर पे आप वज़ीर आज़म साहब सिर्फ 1 मिनट की खामोशी में। अब वाकई में ये समझ आ गई है कि ठीक है, ताकत तो है, तो इधर भी तो ताकत है ना। कोई इधर वाले अगर वो मतलब एक दफ़ा कह दिया उन्होंने लग गई तो फिर लग गई, ये कहानी है। राना साहब, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, आपका एक डायलॉग रिपीट करना चाहूँगी। आपने एक डायलॉग कहा था कि मैं नहीं बोलती, मेरे च मेरा यार बोलता। तो आज ये एकदम से यार की ज़ुबान तब्दील हुई या अपनी ज़ुबान तब्दील हुई? ये मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों हुई? नहीं, ये स्ट्रेटेजिकल मूव है, ठीक है ना। वो ये भाटी है ना लाहौर का, तो मलिक जानता है, उसमें ना बहुत तंग गलियां हैं। तो उसमें से एक बंदा गुजरा, वाउडा साहब जैसा चीदार, तो ऊपर से किसी ने ना चौपर फेंका, सड़ी हुई दाल थी वो उनके ऊपर गिर गई। तो उन्होंने ना भड़क मारी कि ओए किन्ने सुटी है। तो ऊपर से ना एक बारीक सी आवाज़ आई कि पाजी मैं सुटी हूँ। उनका बारीक आवाज़ है, कमज़ोर है, साथ उनका साथ मेरे साथ पहलवान है दोस्त, तो इसी मोहल्ले के, उनका थले आ जा। बंदा थले आ गया, जब दरवाज़ा खोला तो वो बड़ा पहलवान, बिल्ड शील्ड, आवाज़ उसकी बारीक थी। तो उसने कहा कि है पाजी? कहते जी दाल बड़ी मज़ेदार है, दोबारा कब सुटोगे? ठीक है ना। तो वाउडा साहब ने कहा कि दाल मज़ेदार है, चाहे सड़ी है, लेकिन दोबारा कब फेंकेंगे आप डांटें भाई, मैं आपसे। वो ना हज़रत दाग देलवी साहब का एक शेर है, मलिक साहब कहते हैं दी मौज़न ने शब वज़्ल अज़ां पिछले पहर, हाय किस वक्त में जालिम को खुदा याद है। अब उन्हें आलिम जो हैं वाउडा साहब को कैसे मरहले पे याद आए। अच्छा, हालांकि जो आलिम हैं जो उनसे जिनसे वो मिले, उन्होंने कहा कि इंसाफ के साथ खड़े होना होता है, अदालत के साथ नहीं खड़े होना, ठीक है ना। वो यहाँ पे भी गलत मतलब ले गए, उनकी जो तरबियत, इंसाफ तो नहीं है गई, नहीं उनकी तरबियत में वो जो मैसेज जो है वो सही नहीं जा सका ना। इस्लाम ये कहता है कि इंसाफ के साथ खड़े हो। केस खत्म हो जाए तो मुझे गलतफहमी हो गई। हाँ, नहीं वही कह रहा हूँ ना, वो इंसाफ के साथ इस्लाम कहता है खड़े हो, अदालत के साथ नहीं। अदालत अगर गलत कह रही है तो आप उसके सामने सीना सपर हो जाए। इस्लाम यही तो सिखाता है, और क्या सिखाता है, ठीक है ना। और फिर जो आशिक होते हैं वो उनको तो क्या फर्क पड़ता है, सच कहने के बाद तकलीफ झेलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो तो चूम के, लेकिन आशिक और सौदाई में फर्क होता है। आशिक जान पे खेल जाते हैं, दूध पीने वाले मजनू और खून देने वाले मजनू जो होते हैं ना डिफरेंट होते हैं। जो खून देने वाले मजनू होते हैं ना वो
300 350 दिन हो गए वो जेल में बैठते हैं, कंप्रोमाइज नहीं करते, गलत को गलत कहते हैं, बीमार भी नहीं तकलीफें उठाते हैं, बीमार भी नहीं होते, कंप्रोमाइज भी नहीं करते, नरम भी नहीं पड़ते, वो नहीं कहते जी मैंने माफ कर दो, वो खड़े रहते हैं। ठीक है ना, फर्क होता है आशिक ते सुदाई में। बस यही मैं आपको कहना। अच्छा, एक मासूमाना सवाल आपसे और एक आपसे, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे बात करूंगी। जनाब, क्या तौहीन अदालत के ज़ुमरे में हमें उलमा इकराम से रुजू करना चाहिए? नहीं, उलमा इकराम से तो हमें हर हाल में रुजू करना चाहिए। मतलब इस स्पेसिफिक वे में हम कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि उलमा इकराम से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि कौम को हर इशू पे गाइड करें और खुद एक हीरो के तौर पे सामने आए ताकि हम उनको देख के उनके पीछे चल सके, क्योंकि कौम को इस टाइम बहुत ज़रूरत है। हमें इतनी शिद्दत पसंदी पैदा हो गई है कि अब उलमा इकराम को ये जो कीमती जुब्बे और प्राडोज से निकल के आवाम को बताना चाहिए कि तकवा क्या है और हमें इस्लाम असल में सिखाता क्या है। जी मलिक साहब, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, वो तो उन्होंने जो केस बनाया ना, उन्होंने इसको एक मोरालिटी का एक आइडियल मुसलमान का केस बनाया कि जो मैंने किया ये मैं नहीं हूँ, जो मेरा अकीदा है, जो मेरा इस्लाम है, जो मेरा मज़हब है, मैं उसके मुताबिक रेट किया। मुझे तो ये बात समझ नहीं है जो उन्होंने उलमा कराम को डाला है, उसमें ये मतलब है। एक चीज़ है कि क्योंकि कानून जो है, जो सज़ा तो आपको मिलती है ना आपके किए की, तो वो बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो मैंने किया ये एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, तो वो तौहीन अदालत करे, तो मैंने कर दी। तो नहीं फिर माफ़ी क्यों मांगी? मुसलमान माफ़ी मांग सकता है। जनाब, अब ये बताइए कि आज कराची की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलार्मिंग रही है। आज हर तरफ पर वहाँ पर हमें एहतजाज नज़र आया और 1400 के करीब लोगों की अमवात हो जाना। कहाँ है वो आपकी सूबाई हुकूमत? देखिए, सूबाई हुकूमत ने तो सूरज के आगे हाथ नहीं रखना है। मैं क्यों एक ऐसी बात कहूँ कि सूबाई हुकूमत ने कोई एसी तो चलाने नहीं पूरे शहर में, लेकिन केई का किरदार बड़ा खौफनाक है कराची इलेक्ट्रिक का। इस शदीद गर्मी और हब्स के अंदर अगर आप लोड शेडिंग 12-12 घंटे कर देंगे तो आप सीधा लाइसेंस टू किल जो है ना वो आपने दे दिया कि लोग जिन्हें जिन्हें मरना मर जाए। ठीक है ना, मैं क्योंकि कराची को अच्छी तरह जानता हूँ, मलक जैसे बार बार कहता है मैं अमेरिका पढ़ा हूँ, तो मैं कराची को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, वहाँ जब हब्स होता है तो इस शिद्दत का होता है कि आपको ऐसा लगता है कि सांस लेना भी एक जुर्म है। और ऐसे में कई अगर बिजली बंद कर दे 12 घंटे के लिए लोड शेडिंग, तो लोगों के लिए ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। बड़ी कोठियों, बड़े बंगलों के अंदर फिर आपने वो लगा लिया है, सोलर लगा लिया है, ये कर लिया है, लेकिन जो छोटे छोटे कोठड़ियाँ हैं, जो छोटे छोटे घर हैं, जो हफ्ज़दा छोटे छोटे झोंपड़ियाँ हैं, जो एक पंखे के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं, जब वो भी उनसे आप छीन लेते हैं तो मर जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कई के ख़िलाफ़ मुकदमे होने चाहिए, कई के खिलाफ उनकी गैर जिम्मेदारी, मुजरिमाना गैर जिम्मेदारी पर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं लोग, पानी की भी शिकायत कर रहे थे कि पानी भी नहीं अच्छा, ये भी बात ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है। ज़हमत खाली गर्मी की नहीं है, जब बारिश होती है कराची में तो के इलेक्ट्रिक को फिर सलूट बनता है। उनकी जो इंस्टॉलेशन है ना, जो खंबे और तारे, वो इतनी ख़तरनाक है, इतने बंदे बारिश से भी मर जाते हैं। यानी कि जो एक आम पाकिस्तानी वो किधर जाए। गर्मी की कहानी आपने यहाँ से सुन ली, अगर बारिश हो जाए तो करंट से ज़रा निकालने रिकॉर्ड पे चले जाएं, करंट से भी इतने लोग मरे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना, जो मर्जी हो जाए, सर्दी पड़ जाए, गर्मी पड़ जाए, बारिश आ जाए, बारिश ना आए, खुशक साली, सजा गरीब आदमी की। ठीक है, ऐसे टू भी कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। फ़ायज़ा बुखारी को, इसनाक और ताहिर मलिक को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।